हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माइटी ज़ेडा 24/7। दिस इज अनिता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 11, जिसका नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। महात्मा गांधी ने इंडिया में आकर कौन कौन से नेशनल मूवमेंट लॉन्च किए, उन नेशनल मूवमेंट्स में हज़ारों लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इन सब की बदौलत हम फ्रीडम को अचीव कर पाए, हम इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। लेकिन ये स्ट्रगल का दौर कैसा था, क्या क्या चीज़ें इसमें हुई थी, प्रोटेस्ट के दौरान क्या क्या हुआ था, नेशनल मूवमेंट के दौरान क्या क्या हुआ था, है ना। तो पॉलिटिकल लीडर इसमें किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, वो सारी चीज़ें जानेंगे आज के इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के आपके हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम हो या फिर CUT एग्जाम हो, ठीक है। तो हर चीज़ को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट आउट देखना है, और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर तक शेयर भी कर देना है, और हाँ, लाइक भी जरूर करना है, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन एरा। मैम, आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि इसको गांधीयन एरा क्यों कहा जाता है। गांधीयन एरा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि गांधी जी के इंडिया वापस आने से लेकर के और गांधी जी की डेथ तक ये जो पूरा का पूरा दौर रहा है, उसी को ही गांधीयन एरा कहा जाता है। इसी में ही गांधी जी ने, इसी दौर के अंदर ही गांधी जी ने बड़े बड़े प्रोटेस्ट, बड़े बड़े नेशनल मूवमेंट लॉन्च किए थे, है ना, और अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो 1915 में जब गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया, और उनकी डेथ हुई थी जनवरी 1948 के अंदर, तो ये पूरा का पूरा दौर जो है, टाइम पीरियड, यही गांधीयन एरा कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की, ठीक है। सम टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिज्म एंड इंडिविजुअल विद हिज कंट्रीब्यूशन इज आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ अ नेशन। आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, उसमें कोई ना कोई ऐसा नेशनल लीडर, कोई ना कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर रहा होगा जिसकी बदौलत पे उनको फ्रीडम मिली, या वो कंट्री बनाई गई, या वो कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने इंडिया को बनाने में या इंडिया को फ्रीडम दिलाने में इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इसी तरीके से कुछ और यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कुछ और अदर कंट्री के हम नेशनल लीडर्स को यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम जानते हैं किसको, गैरीबल्दी को, ठीक है। तो गैरीबल्दी जो हैं वो कहाँ पर, गैरीबल्दी, ठीक है, इटली को बनाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट अब बात करें जॉर्ज वॉशिंगटन, इनको, ठीक है, US को बनाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। थर्ड, हो चिन मिन, हो चिन मिन ये नाम है, ठीक है। तो इनका वियतनाम को बनाने में, ठीक है, वियतनाम को बनाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इनको फ्रीडम दिलाने में, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर आते हैं महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का के बारे में तो आपको पता ही है, इन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंसी दिलाने में कितना बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये आता है कि मैम, गांधी जी के इंडिया आने से पहले क्या इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी? क्या इंडिया शांत बैठा हुआ था? तो गांधी जी के आने के बाद ही ये क्या सारी चीज़ें हुई थी? ये बहुत तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। यहाँ पर हम हर एक चीज़ को एक एक ईयर के साथ, एक एक इवेंट को यहाँ पर समझने वाले हैं, इसलिए चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर हर एक ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको लिख कर बताऊंगी। कहीं पर आप नोट कर रहे हो तो उसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपके CUT प्लस बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे डेट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद गांधी जी जो है वो कम बैक करते हैं जनवरी 1915 के अंदर, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। आफ्टर लीडिंग द सक्सेसफुल स्ट्रगल अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी एंड द ऑप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, रंग भेद की नीति चल रही थी, है ना, रैशनल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, गोरे और काले में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने अपनी लाइफ का पहला सत्याग्रह मूवमेंट साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया, और वहाँ पर उनको सबसे बड़ी सफलता मिलती है, पहली बार में, फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका एंड प्रमोटेड द हार्मनी बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि गांधी जी के वापस इंडिया आने से पहले इंडिया में कौन कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो वो सारी चीज़ें ईयर वाइज हम जानते हुए चलेंगे। तो ईयर भी लिखूंगी, साथ में वो इवेंट भी लिखूंगी, सो दैट कि आप कहीं पर नोट कर रहे हो तो उसको ठीक से नोट कर ले, ठीक है। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं 1893 के अंदर, ठीक है, वेंट टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। कम बैक कब करते हैं, 1915 में, ठीक है। कम बैक कब करते हैं,
रिटर्न होते हैं, रिटर्न टू इंडिया, ठीक है, 1915 में। कब? जनवरी 1915 में, ठीक है। उसके बाद डेट भी बता दूं, 9 जनवरी, ठीक है। तो ये जो है गांधी जी के आने और जाने का टाइम पीरियड है। लेकिन इस दौरान क्या क्या चीज़ें इंडिया के अंदर हो रही थी? 1905 की बात मैं करूं, 1905 में 2 इवेंट बहुत बड़े इवेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो पहला इवेंट क्या था? पहला इवेंट था यहाँ पर क्या चल रहा था? स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट। तो मैम ये स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है? स्वदेशी मूवमेंट होता है अपना देश पाना, स्वदेश, राइट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट के लीडर कौन थे? स्वदेशी मूवमेंट के लीडर थे लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों ही स्वदेशी मूवमेंट के क्या थे? लीडर थे, ठीक है। उसके बाद 1905 के अंदर ही क्या होता है? 1905 के अंदर ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है, बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद से बंगाल की जो पब्लिक थी वो बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रही थी कि क्यों आपने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि बंगाल उस टाइम पे बहुत बड़ा वो हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था, है ना। और इसको ठीक तरीके से चलाने के लिए, है ना, और अपनी पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ के लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे, डिमांड करने लगे कि दोबारा से बंगाल को रीमर्ज कर दिया जाए। लेकिन इसी प्रोटेस्ट के दौरान अब हम क्या करेंगे? अभी देखो रीमर्ज नहीं किया, इसी प्रोटेस्ट के दौरान अब हम आगे की जर्नी को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जानेंगे कि 1885 के अंदर कांग्रेस पार्टी बन गई थी, ठीक है, 1885 के अंदर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एस्टैब्लिश, ठीक है, कांग्रेस एस्टैब्लिश। अब क्या होता है? 1905 के अंदर तो ये चीज़ें हो रही थी। 1906 के अंदर क्या होता है? मुस्लिम लीग बन जाती है, ठीक है, मुस्लिम लीग, ठीक है। तो इन दोनों पार्टी का टाइम याद रखना, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। 1907 के अंदर, 1907 के अंदर क्या हुआ था? कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी। ये क्या होता है? सूरत में एक अधिवेशन हुआ था, सूरत में कांग्रेस का सेशन हुआ था, ठीक है। अब ये सेशन क्या होते हैं? मतलब कि कांग्रेस सेशन, ठीक है। क्या होता था कि कांग्रेस के ना एनुअल सेशंस हुआ करते थे, मतलब किसी भी अगर टॉपिक पर, एजेंडा पर डिस्कशन होता था तो मीटिंग बुलाई जाती थी, तो ये एनुअली क्या होती थी? सेशंस होते थे। अब 1907 के अंदर क्या होता है? सूरत में कांग्रेस का एक सेशन होता है, तो वहाँ पर ये कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक पार्ट में क्या हो जाती है? एक पार्ट में एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है गरमपंथी नेता, ठीक है। तो वो नेता, वो लीडर इसमें थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, गरमपंथी, ठीक है। यानी कि जो जैसा कर रहा है ना उनके साथ उनको वैसे जवाब, अगर वो वॉयलेंसी कर रहे हैं हमारे साथ तो हम भी उसी का जवाब उसी वॉयलेंसी में दें, हिंसा का बदला हिंसा से दें, है ना। और ये जो थे आपके कौन से? एक्सट्रीमिस्ट के अलावा यहाँ पर थे मॉडरेट लीडर। तो मॉडरेट लीडर को क्या कहा जाता है हिंदी में? नरमपंथी। यानी कि इन लोगों का मानना था कि हम हिंसा ना करके हम क्या करते हैं? उनको लेटर से बातचीत करके, है ना, उनसे रिक्वेस्ट करके, अपील करके अपनी बात को, हम अपनी डिमांड को वहाँ पर रखेंगे। ये कहते थे नहीं भाई तुम्हारा तरीका हमें समझ नहीं आता, इसलिए हम क्या करते हैं? अपना पार्टी अलग कर लेते, अपना अलग ही ग्रुप बना लेते। तो कांग्रेस के 2 ग्रुप बन गए, है ना। तो ये हो गया था, राइट। उसके बाद 1909 के अंदर, ठीक है, 1909 के अंदर क्या होता है? 1909 के अंदर मुस्लिम लीग कहती है कि हमें तो सेपरेट इलेक्शन करवाने हैं, यानी कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से इलेक्ट करेंगे, हमारे लिए अलग से सेपरेट इलेक्शन करवाया जाए। तो यहाँ पर 1909 में मुस्लिम लीग ने क्या किया? सेपरेट इलेक्शन की डिमांड को रखा, अभी रखा है, सिर्फ अभी बोला है, सोच आई है उनकी, ठीक है। उसके बाद 1909 में हो गया। देन उसके बाद अब ये प्रोटेस्ट चल रहा था जो, उसके आखिरकार क्या होता है? 1911 के अंदर बंगाल को रीमर्ज कर दिया जाता है, ठीक है, रीमर्ज
ठीक है, किसको कर दिया जाता है, बंगाल को। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई, यानी कि हमने क्या किया, डेट वाइज सारी चीज़ें देखो हमने यहाँ पर पता कर ली है ना, तो कहीं पर नोट करे तो उसको नोट कर लो, राइट। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी अब आते हैं 90, गांधी जी की मतलब एक हीरो के माफिक एंट्री होती है इंडिया के अंदर, है ना। और जब लोगों ने सुना कि गांधी जी जो है इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, मतलब कुछ ही लोगों तक ही सीमित थी ये बातें, है ना, अभी सारे लोग नहीं जानते थे, तो गांधी जी कम बैक करते हैं कब, जनवरी 1915 में। ठीक है, केम बैक टू इंडिया। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे की अपनी कहानी पर। ठीक है, तो गांधी जी एज द पीपल्स लीडर, गांधी जी मेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द नेशनल मूवमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मासेस। मूवमेंट ट्रांजिस्टेड फ्रॉम द एलीट, peasant, working class and the compassed every section of the society. People started wondering महात्मा गांधी, referring to as the महात्मा। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वो किसने दी थी, महात्मा की उपाधि जो है उनको दी गई थी, महात्मा की टाइटल दी गई थी, क्योंकि महात्माओं जैसा काम कर रहे थे। महात्मा, महान आत्मा, यानी कि एक ऐसी आत्मा जो दूसरों का भला चाहती है ना। और ये टाइटल देने वाले कौन थे, ये टाइटल देने वाले थे, कमेंट सेक्शन के अंदर आप भी लिखकर बता सकते हो, ये टाइटल देने वाले थे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना। चलिए, तो पीपल स्टार्टेड द अप्रिशिएटिंग द फैक्ट ऑफ महात्मा गांधी लीव लाइक देम। अब जब महात्मा गांधी 1915 में कम बैक करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों को उनसे मिलकर के ना बहुत अच्छा लगा, मतलब उनको ये लगा ही नहीं था कि गांधी जी इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं तो उनके बीच में गैप देखा जाएगा। गांधी जी उन्हीं के बीच में जाकर के उन्हीं की तरह से बोली, मतलब जो भी उनकी लैंग्वेज होती थी, बातें किया करते थे, लोगों से हंस के बातें करते थे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि उनके और मेरे बीच में कोई गैप है ना। उन्हीं की तरह से कॉस्ट्यूम वेयर करना, जैसे धोती पहन ली, है ना, हाथ में डंडी वो होती थी, डंडा होता था एक बड़ा सा, है ना, और लोगों के बीच में जाकर उनके साथ काम भी करवाया करते थे। इवन जब हरिजन से मिलते थे तो हरिजन अपने आप को बहुत ही पिछड़ा हुआ समझते थे, तो गांधी जी ने कहा कि हरिजन जो है एक तरीके से गॉड की सेवा, हम जब हरिजनों की सेवा करते हैं, सर्विसेज करते हैं, तो एक तरीके से हम गॉड को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो गांधी जी हरिजन को बहुत मानते थे, और इसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, भेदभाव जो किया जाता था हरिजनों के साथ में, तो गांधी जी खुद उनके साथ में काम किया करते थे। जैसे कई बार झाड़ू लगाने का काम हो, टॉयलेट साफ करने का काम होता था, है ना, और कई बार जो है एनिमल्स को जो फॉडर्स वगैरह, चारा वगैरह दिया जाता था, खुद डालते थे, है ना, और इस तरीके से उनके बीच में बैठते। तो लोगों को लगा ही नहीं था कि गांधी जी इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, इसलिए गांधी जी लोगों के फेवरेट लीडर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अब इससे आगे की कहानी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी चीज़ें हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गांधी जी कम बैक करते हैं 1915 के अंदर। ठीक है, 1915 के अंदर जब वापस आते हैं तो 1915 से लेकर के 16, तो सबसे पहले गांधी जी आकर इंडिया में किससे मिलते हैं, उनके पॉलिटिकल मेंटोर थे, उनके पॉलिटिकल मेंटोर थे। ठीक है, गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर कौन थे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर थे। तो इनकी एडवाइस पर गांधी जी ने 1915 से लेकर 1916 तक इंडिया का दौरा किया, है ना। उन्होंने कहा कि भाई तुम आए हो, थोड़ा सा चीज़ों को देखो। गांधी जी उस टाइम यंग थे, है ना, और यंग में जो है खून को बहुत जल्दी आ जाता है, गुस्सा बहुत आता है। तो गांधी जी ने जब इंडिया में आकर देखा कि इंडिया जो है, खुशी भी होती है उनको, एक बात से दुख भी होता है। खुशी इस बात की होती है कि इंडिया अब पॉलिटिकल जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया है, पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव हो गया है। लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं, जो पहले नहीं उठाते थे। इस बात को देखकर तो गांधी जी को बहुत खुशी होती है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किस तरीके से इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती काम करवाना, मारना, पीटना, ये सब देख करके ना, और हर तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, ये देखकर उनको बहुत दुख होता है। तो गांधी जी जो है मतलब फटाफट से कि मैं जो है अभी मूवमेंट लॉन्च करता हूँ और अभी जो है मैं तहस नहस कर दूंगा, ये वो करके, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा ठंड रखो, थोड़ा सा देखो चीज़ों को कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है, फिर उसके बाद प्लान करेंगे और फिर अच्छे से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उनकी एडवाइस मानकर गांधी जी ने पूरे 1 से 1.5 साल तक इंडिया को विजिट किया। अब इसी दौरान क्या होता है, 1916 के अंदर गांधी जी को BHU की ओपनिंग का गांधी जी को एक इनविटेशन आता है कि भाई हम BHU की, यानी कि हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी की हम ओपनिंग कर रहे हैं, और गांधी जी को भी उसमें बुलाया जाता है, क्योंकि गांधी जी भी बहुत ही पॉलिटिकल लीडर थे, है ना, बहुत अच्छे लीडर थे। और वहाँ पर इस BHU की ओपनिंग में उन्हीं लोगों को इन्वाइट किया गया था जो एलीट थे,
जो पैसे वाले थे, है ना, ताकि वो आए और कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे, कुछ ना कुछ डोनेशन दे, ताकि उसको अच्छे से और कंस्ट्रक्ट किया जा सके। ठीक है, तो गांधी जी जब वहाँ पर जाते हैं तो देखकर बहुत हैरान होते हैं कि यार देखो, इसमें ना इस पूरी इस जो इन्विटीज़ आए हुए वहाँ पर, तो उसमें मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम मतलब 99% जो लोग थे वो एलिट फैमिली से थे। जबकि उन्होंने देखा कि गरीब का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो इंडिया का है उसमें तो किसी को भी नहीं बुलाया गया है। तो गांधी जी को ये देखकर बड़ा दुख होता है। तो गांधी जी ने जब अपनी स्पीच दी, ठीक है, गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस भी यहीं देखी जाती है। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, ठीक है, गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस भी यहीं देखी जाती है, बीएचयू में 1916 में। तो गांधी जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे पैसे का फ़ायदा तभी है जब हम क्या करें, अपने से जो छोटे लोग हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, अपना पैसा हम वहाँ पर लगाएं। अगर उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो अपना पैसा तुम वहाँ लगाओ। यहाँ पर तुम सूट बूट पहनकर, ज्वेलरी पहनकर आए तो इससे कुछ शो नहीं हो रहा है। असली जो एक नेशनलिटी है, असली जो एक नेशनलिज्म है, देशभक्ति की जो भावना है, वो ये है कि हम अपने लोगों को किसी तरीके से हेल्प कर सकें, है ना। तो गांधी जी ने इस तरह की स्पीच दे करके लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी कि इंडिया में एक बहुत बड़ा सेक्शन, यानी कि 1/3 सेक्शन जो है, 1/3 सेक्शन जो है, ये पूरा का पूरा, ये वाला जो पूरा का पूरा है, ये क्या है, ये पुअर पीपल का है। ठीक है, ये किसका है, पुअर पीपल का है। तो हमें पुअर पीपल का साथ जब तक नहीं मिलेगा, और खास करके फार्मर्स का, ठीक है, तो फार्मर्स क्या होते हैं, नेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो जब तक हम इस फार्मर सेक्शन को या पुअर लोगों के सेक्शन को जब तक अपने साथ नहीं लेते, तब तक हम फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते हैं। तो तुम क्या सोचो, ये मुट्ठी भर जो हम लोग हैं, ठीक है, जो भी एलिट फैमिली के हैं, तो क्या इन्हीं से ही हम अपनी आज़ादी पा सकेंगे क्या? उन्होंने कहा नहीं, जब तक ये सेक्शन हमारे साथ नहीं होगा। तो इन्होंने, गांधी जी ने पूरी स्पीच के दौरान इस तरीके के बातें कही। ठीक है, उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी जब स्पीच दे रहे थे, स्पीच खत्म होने के बाद फिर गांधी जी 1917 के अंदर, क्योंकि इसी स्पीच के दौरान गांधी जी को एक पर्सन मिलते हैं, ठीक है, एक लीडर मिलते हैं जो कि बिहार थे, चंपारण बिहार से। तो वहाँ पर उनकी सारी इंडिगो प्लांटर्स की सारी प्रॉब्लम्स गांधी जी के सामने शेयर करते हैं। तो गांधी जी ने अपना इंडिया में पहला सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया 1917 में। ठीक है, कहाँ पर किया, ये किया चंपारण बिहार में। ठीक है, कहाँ पर किया, 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पर, चंपारण बिहार। ठीक है, ये किसके लिए था, इंडिगो प्लांटर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद गांधी जी को फर्स्ट सक्सेस मिलती है। तो इनकी इंडिगो प्लांटर्स की डिमांड क्या थी कि हमें अपनी मर्जी से, ठीक है, हम इंडिगो की प्लांटेशन कर लेंगे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने फील्ड के कोने में हम उसको, मतलब एक पार्ट में हम उसको कर देते, बाकी के पार्ट में हम अपनी खेती वेती करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उसको भी मना किया होता कि तुम अपनी मर्जी से कोई कल्टिवेशन नहीं करोगे। तो ये बात गांधी जी के सामने जब पहुँचती है, तो गांधी जी इसका सोल्यूशन निकालते हैं और चंपारण बिहार के अंदर फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो लॉन्च करते हैं। इसी के दौरान गांधी जी ने फिर उसके बाद 1918 के अंदर 2 बैक टू बैक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करते हैं, जिसमें से एक था अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट और एक था खेड़ा मूवमेंट। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट शॉर्ट में लिख देती हूँ। और दूसरा क्या था, उस दूसरा इसी के अंदर ही था, अहमदाबाद मिल वर्कर्स, ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या था, ये पीजेंट्स को लेकर था। ठीक है, ये पीजेंट्स को लेकर था। इतना ज़्यादा उनके ऊपर हैवी टैक्स इम्पोज किया था कि रिमिशन ऑफ टैक्स को लेकर के, है ना, टैक्स को कम करवाने के लिए गांधी जी ने अपना ये सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था खेड़ा के अंदर। अहमदाबाद मिल वर्क्स की प्रॉब्लम क्या थी कि वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, उनको सैलरी वेजेस कम दिए जाते थे। ठीक है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी ठीक नहीं था, तो लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे। तो गांधी जी ने इस बात को देखते हुए गांधी जी ने अपना थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया 1918 के अंदर। तो 2 1918 के अंदर हो गए और एक 1917 के अंदर हो गया। ठीक है, तो गांधी जी को 3 बैक टू बैक यहाँ पर सफलता मिलती है। ठीक है, और गांधी जी धीरे धीरे नेशनल हीरो बन जाते हैं और लोगों को जो उम्मीद थी वो उम्मीद और ज़्यादा बढ़ने लगती है गांधी जी से, है ना। जब गांधी जी आते हैं तो लोगों को एक उम्मीद थी कि गांधी जी ही हमें क्या करा सकते हैं, आज़ादी दिला सकते हैं, है ना, और हमें ब्रिटिशर्स के चंगुल से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और गांधी जी
जब लोगों के बीच जाते थे तो इस तरीके से जैसे हमने पहले किया, तो इसीलिए गांधी जी धीरे धीरे लोगों के फेवरेट लीडर बन गए थे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा गांधी जी को लाइक करने लगे थे, पसंद करने लगे थे। कोई इनको महात्मा कहता था, कोई इनको कुछ कहता था, कोई गॉड का भी कभी कभी दर्जा दे दिया करते थे। तो इस तरीके से गांधी जी ने क्या किया, अपना ये जो कमबैक किया था एक बहुत बड़ी सक्सेस के साथ किया, है ना। उसके बाद 1919 के अंदर भी 1919 के अंदर यहाँ पर 3 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से 1919 को याद रखा जाता है ना, इस ईयर को याद रखा जाता है। तो पहली बात तो ये है ना, पहला तो ये था कि 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट पास किया जाता है, ठीक है, रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट पास किया जाता है। तो रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट ये था कि इंडिया में बढ़ती हुई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स जो है वो ब्रिटिश अथॉरिटी से एक डॉक्यूमेंट असाइन करवा के लाते हैं कि हमें अपनी मर्जी से इस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ते हुए रोकने का राइट दिया जाए, अपने तरीके से हम रोकेंगे, ठीक है। और जब ये इस तरह का डॉक्यूमेंट असाइन करवा के लाते हैं तो इन्होंने इंडिया में आकर के और सिर्फ ट्रायल के बेस पर, यानी कि सिर्फ संदेह के बिहार पर 5-10 लोग खड़े हुए हैं, वो चाहे वो अपनी पर्सनल बातें कर रहे हो, लेकिन उनको लगता कि ये उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं, तो बस उसी डाउट के बेस पर उनको अरेस्ट करते, जेल में डाल देते, अरेस्ट करके जेल में डाल देते। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, इवन पॉलिटिकल लीडर्स को भी अरेस्ट कर दिया। छोटी सी जेल में 50-50 लोगों को अंदर डाल दिया जाता था, दम घुटने के जैसे लोग मारे गए थे ना। इसी रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी ने 1919 के अंदर जलियांवाला बाग में, ठीक है, क्या किया था? जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग में एक मीटिंग रखी, है ना। उस मीटिंग में बोला गया था कि हम वहाँ पर ना, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल को बैसाखी का डे होता है, ठीक है, हम वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर किसी को पता नहीं चलेगा, मीटिंग करेंगे और आगे का प्लान हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हुआ था, ठीक है। 1919 के अंदर ही क्या होता है, रॉलेट एक्ट हुआ था, ये हुआ था। और 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या था? देखो, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर यहाँ पर 3 घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देखा 1914 से लेकर के 1918 तक था। इसमें ब्रिटेन, ठीक है, इसमें ब्रिटेन भी पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है। और ब्रिटेन और बाकी की अदर कंट्री जो थी, जैसे यूएस था, ब्रिटेन थी, रशिया था, फ्रांस था, ये दिग्गज कंट्री एक तरफ थी, दूसरी तरफ थी जर्मनी था, जापान था, ठीक है, ये सारी ऑटोमन एम्पायर था। तो ऑटोमन टर्की के जो रूलर थे, है ना, तो वो वर्ल्ड वॉर में हार जाते हैं, ठीक है। हारने के बाद उनके ऊपर हार्श पेनल्टी लगाई गई, है ना, कि तुम्हें ये जुर्माना देना पड़ेगा, हमारा इतना नुकसान हुआ, उसको कंपनसेट करने के लिए तुम्हें ये चीज़ें देनी पड़ेगी, ठीक है। उनका जो सबसे ज़्यादा अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। अब जब वही ऑक्यूपाई कर लिया, साथ साथ में उनके बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस को भी जो एरिया में आते थे उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। अब इस बात से खफा होकर के, इस बात से नाराज होकर के वहाँ के लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हमारी जो है दोबारा से वही सिचुएशन वापस आ जाए जो हमारी पहले थी, है ना। तो उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ जो है वो जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन ये तो हैंडफुल थे। ये बात जब इंडियन मुस्लिम्स को पता चलती है ना, कि ऐसा ऐसा उनके जो रूलर हैं, ऑटोमन टर्की के जो रूलर थे, जिनको खलीफा कहा जाता था, अपने खलीफा को इस तरह की मुसीबत में वो नहीं देख सकते थे, इसलिए इंडियन मुस्लिम ने भी उनका साथ देना सही समझा। तो इंडियन मुस्लिम जो है वहाँ पर क्या करते हैं, एक अली ब्रदर्स थे, है ना। तो अली ब्रदर्स ने क्या किया, अली ब्रदर्स ने पहले एक खिलाफत कमेटी बनाई। अली ब्रदर्स कौन थे? ठीक है, अली ब्रदर्स कौन थे? अली ब्रदर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। इनको अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों 1919 के अंदर खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं। देन उसके बाद इन्होंने सोचा कि यार हम तो हैंडफुल हैं इंडिया के अंदर, है ना, तो हमें कांग्रेस की या पॉलिटिकल लीडर की अदर की हेल्प लेनी चाहिए। ये जाते हैं गांधी जी के पास। उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप हमारी हेल्प कर दिए। गांधी जी तो बहुत टाइम से इसी चांस के लिए बैठे हुए थे कि कब हमारे पास इस तरह का चांस आए और कब मैं हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने में सक्सेस हो जाऊं। तो गांधी जी ने फ़ौरन हाँ कह दिया और उनको लेकर जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के पास में, कांग्रेस लीडर के पास में, वहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए उनको मना लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट जो 1919 में हुआ था, तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये सिनेरियो था, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने देखा कि एक तरफ खिलाफत मूवमेंट चल रहा है तो यहाँ पर
कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेना, कहने का मतलब जो चीज़ चल रही उसी के दौरान मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को उन्होंने बरकरार रखना था। तो गांधी जी ने अपना फर्स्ट नेशनल मूवमेंट 1920 के अंदर एनसीएम अपना स्टार्ट कर दिया। ये पहला नेशनल मूवमेंट था, है ना। एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पहला अपना ये मूवमेंट अपना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही गांधी जी ने ये स्टार्ट किया, ठीक है, बहुत जोर शोर से वहां पर लोग इसे पार्टिसिपेट कर रहे थे, हर जगह बंद लग गया था। अब मैडम ये बंद क्या होता है? ठीक है, हर जगह बंद लग गया था। बंद का मतलब होता है क्लोज्ड, ठीक है, हर चीज शट डाउन हो गई थी। ठीक है, हर चीज को शट डाउन कर दिया गया था। ठीक है, शट डाउन करने का मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट थे, है ना, टीचर थे, उन्होंने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया था, है ना, कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस थे, है ना, जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए थे। उसके अलावा लॉयर्स ने लीगल एक्टिविटीज़ करना मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे। शॉपकीपर्स ने अपनी शॉप शट डाउन कर दी थी कि वो उनका सामान नहीं सेल करेंगे, है ना। रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी कि हम कोई काम नहीं करेंगे। और जो भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिस में काम किया करते थे, उन्होंने भी, लीडर्स ने भी, या जो भी पर्सन थे, उन्होंने भी वहाँ पर काम करने से मना कर दिया। तो इस तरीके से चारों तरफ से बंद लग गया और इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, यही चीज़ें देखकर गांधी जी ने, ठीक है, 1920 में ये सारी चीज़ें एनसीएम से स्टार्ट हो गई थी। 1922 तक ये बहुत अच्छे से चल रहा था, है ना, बहुत अच्छे चल रहा था। लेकिन इसी दौरान 1922 के अंदर ही, फरवरी 1922 के अंदर ही एक चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। क्या होता है? एक चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। ये कहाँ था? गोरखपुर के अंदर। कहाँ था? गोरखपुर। गोरखपुर में एक चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जिसमें 22 पुलिसमैन को एक पुलिस स्टेशन में बंद करके उसमें चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं और वहाँ पर सभी के सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं। इस घटना को लेकर के गांधी जी ने अपना एनसीएम कॉल ऑफ कर लिया था। ठीक है, अपना एनसीएम कॉल्ड ऑफ कर लिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा जब तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं है, तुम्हें हिंसा करनी है, मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि हमें हिंसा नहीं करनी है, वॉयलेंसी नहीं करनी है। गांधी जी के दो बड़े हथियार थे, सत्य और अहिंसा, है ना। इसी के पथ पर वो लास्ट मोमेंट तक बने रहे और इसी के सहारे वो चलते रहे थे। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? ठीक है, आई थिंक तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द नेशनल मूवमेंट। 1917 के अंदर ये सारा बता दिया, चंपारण मूवमेंट हुआ था, ठीक है, खेड़ा मूवमेंट हुआ था, ये सारा बता दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है बैकग्राउंड ऑफ द नेशनल मूवमेंट में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी बता दिया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, द परमिटेड डिटेंशन, द ट्रायल विद एट द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉलेक्ट कमेटी। तो यहाँ पर 1919 के अंदर रॉलेक्ट कमेटी बनाई जाती है और इसी के बिहाफ पर वो जो तैयार किया जाता है, वो जो एक्ट तैयार किया जाता है जिसको रॉलेक्ट एक्ट कहा जाता है, जिसको काला कानून भी कहा जाता है ना। तो इसके बेस पर, संदेह के बेस पर, ट्रायल के बेस पर 2 साल के लिए अरेस्ट कर लिया जाता था और फिर इनको प्रिजन कर दिया जाता था, है ना। और जो भी इंडियन प्रेस जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी अगर पब्लिश करती थी, कोई भी आर्टिकल पब्लिश करती थी, तो उसके प्रेस को हमेशा हमेशा के लिए सीज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से वो इस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, ये तरीका था उनका रोकने का। ठीक है, तो इसी के प्रोटेस्टर में गांधी जी और वो क्या करते हैं, गांधी जी और बाकी अदर पॉलिटिकल लीडर जो है वो जलियांवाला बाग में क्या करते हैं, एक अपनी मीटिंग रखते हैं। लेकिन वहाँ पर जलियांवाला बाग में मीटिंग तो रख दी थी इन्होंने, लेकिन क्या होता है, इस मीटिंग को जल्दी ही डिस्क्लोज़ कर दिया गया। किसने किया? व्हाटएवर जो भी हुआ, तो वहाँ पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, वहाँ पर जो लोग सेलिब्रेशन के लिए आए हुए थे तो वो अपना अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन नहीं पता था कि आगे कुछ ही मोमेंट बाद उनकी मौत हो जाएगी, उनको मार दिया जाएगा, है ना। और वहाँ पर सभी को बिना किसी को अलर्ट किए पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि फायरिंग स्टार्ट कर दो, और पुलिस ने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। बहुत सारे लोग इसे मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, है ना। और इसी घटना से पूरा इंडिया जो है वो बहुत बड़े दुख के सागर में डूब जाता है ना। बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार वाकई में इन्होंने बहुत गलत काम किया है। और इसी को लेकर के गांधी जी 1920 में अपना एनसीएम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक की कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, चलिए, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों पैरेलल मूवमेंट थे। ठीक है, देखो इनकी डिमांड क्या थी, देखो, हिंदू मुस्लिम कुड कलेक्टिवली ब्रिंग एन एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल। जब तक ये दोनों यूनाइट नहीं होंगे हिंदू मुस्लिम, तब तक हम कॉलोनियल रूल को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो यही गोल्डन चांस है, मारो मौके पे चौका।
अब आता है हमारे पास सॉल्ट सत्याग्रह। लेकिन सॉल्ट सत्याग्रह को समझने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा फिर से मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी चीज़ों को हम पीडीएफ से समझेंगे, थोड़ी चीज़ों को हम लिख लिख कर समझेंगे, ताकि सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए। तो 1922 के अंदर, ठीक है, 1920 के अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, चौरा, ठीक है। और इसी घटना से गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी एनसीएम को कॉल ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, जब जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए थे, तो सोचा ब्रिटिशर्स ने कि ये सारा किया धरा गांधी जी का है, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, 1922 के अंदर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1924 में गांधी जी को रिलीज़ भी कर दिया जाता है। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा, जस्टिस ब्रूमफील्ड। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, ये गांधी जी का केस, मतलब ये जज थे, है ना, और गांधी जी के नेचर बिहेवियर को देखकर, जहाँ गांधी जी की सज़ा 5 साल होनी थी, तो उनकी सज़ा को कम करवा के 2 साल में उनको रिलीज़ करवा दिया गया। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या होता है, 1924 से लेकर के 1928 तक गांधी जी बिल्कुल भी गांधी जी ने कोई प्रोटेस्ट, कोई जो मूवमेंट थे, नेशनल मूवमेंट थे, वो लॉन्च नहीं किए। तो गांधी जी क्या कर रहे थे इस दौरान, गांधी जी सोशल रिफॉर्म कर रहे थे, सामाजिक सुधार कर रहे थे। ठीक है, गांधी जी सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे। ठीक है, जैसे जो गर्ल्स एजुकेशन थी, है ना, पहले उसको बैन किया गया था। अब सोचते थे हिंदू मुस्लिम की गर्ल्स को पढ़ा करके क्या करना है, तो जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना होता था, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज रोकना था, बहुत सारी की ऐसी बुराइयां हिंदू सोसाइटी में फैली हुई थी, जिसको गांधी जी ख़त्म करना चाहते थे। एजुकेशन को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट करने पर ज़्यादा जोर दिया, है ना। और फॉर एग्जांपल कि जैसे लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंसी के लिए, है ना, कि तुम्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो लोगों को चरखा चलाना भी सिखाया, है ना, लोगों को वो रास्ता बताया जिससे कि तुम दूसरों के सामने हाथ नहीं फैला सकते हो, तो अपना कोई भी ना कोई साइड बाय साइड भी काम करते रहना चाहिए, और उसके लिए तुम्हें डेली जो है वो चरखा चला करके खादी कपड़ा बुनना चाहिए। ठीक है, और गांधी जी ने बहुत सारे चरखे जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे। तो गांधी जी ने 1924 से लेकर के 1928 तक इस तरह के सोशल रिफॉर्म्स की। ठीक है, उसके बाद 1928 के अंदर ही क्या होता है, 1928 के अंदर साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन आता है। अब ये साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन था सर जॉन साइमन की लीडरशिप में ब्रिटेन से क्या आती है, 2-3 लोगों की एक टीम आती है। वो इसलिए आती है, पर्पस क्या था इसका, पर्पस ये था कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को बताएंगे कि उनको इंडिया के अंदर कैसे रूल करना है, इंडिया में आकर के, और हमारे दुश्मन को बताना, जो कि हम नहीं चाहते कि वो रूल करें, उन्हीं को आकर बता रहे कि तुम्हें बताएंगे हम कैसे रूल करना है। तो क्या किया लाला लाजपत राय ने, ठीक है, लाला लाजपत राय इसके लीडर थे। साइमन कमीशन की भीड़ के लीडर कौन थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने, ठीक है, मॉब, ठीक है, मतलब भीड़ जिसको कहते हैं, लोगों की अच्छी खासी भीड़ जो है, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। उनके लीडर, उनको लीड कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पुलिस ऑफिसर्स को ये ऑर्डर दिया कि जा करके लाठीचार्ज कर दो, है ना, इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करो, और इनको वापस, मतलब इंडिया आने भी नहीं दिया, पूरी तरीके से एंटर ही नहीं कर दिया, बाहर इनको बैक टू पवेलियन कर दिया। अब ये सोच करके ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो क्या करते हैं, लाठीचार्ज करो इन पर, और जैसे भी करके इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करो। तो लाठीचार्ज होती है, और वही एक लाठी जो है सैंडर्स की, जो पुलिस ऑफिसर थे, तो लाला लाजपत राय को इनकी एक लाठी लगती है, ठीक है, और लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है 1928 के अंदर। तो इस डेथ से, लाला लाजपत राय की डेथ से, क्योंकि बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, है ना, तो पूरा जो इंडिया है उसमें दुख की लहर दौड़ जाती है। सबको दुख होता है कि यार ये क्या हुआ। अब इसी बात का बदला लेंगे आगे भगत सिंह। ठीक है, चलिए 1928 के अंदर एक और घटना होती है जिसको कहा जाता है बारदोली मूवमेंट। ठीक है, बारदोली मूवमेंट। बारदोली के लीडर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये पीजेंट मूवमेंट था, पीजेंट मूवमेंट था। कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, ये सब चल रहा था। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आते हैं 1929 के अंदर।
1929 के अंदर आता है। हर एक ईयर को देख लो, हर एक ईयर को। मैं कहती हूँ ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी जो कि आपको इसमें मिलती है, ठीक है। और अगर इसको और अच्छे से जानना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करोगे, अब देखो ये सारी चीज़ें तो आप नोट कर रहे होगे, लेकिन बच्चा CUET का एग्जाम जो है वो कहीं से कोई भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो अगर आप CUET एग्जाम की भी लास्ट मोमेंट पर एक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना चाहते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, चैप्टर तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से उसको फ्रेम किया जाएगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप जो है वो यहाँ पर प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कर सकते हो। प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो Y489। इसमें मैं आपको जो चैप्टर समझा रही हूँ इसकी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। तो आज ही जाके इस एनरोल कर लो, अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। और CUET एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कहीं ये सोचो कि बोर्ड एग्जाम के बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इसके साथ ही क्या करोगे आप, अपनी बोर्ड की भी तो कोई 1-2 पेपर जो रह गए हैं आपके उसकी भी तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करोगे CUET के लिए, ठीक है। तो इसको आज ही जा करके एनरोल कर लो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अपने आगे के चीज़ों को, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो यार फटाफट से लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो यस मैम सुपर, ठीक है। फायर इमोजीज आप मुझे शो कर सकते हो। 1929 के अंदर लाहौर में क्या होता है, एक सेशन होता है, लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है। कांग्रेस का लाहौर में एक सेशन होता है। इसी लाहौर सेशन के अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को रखा गया था, ठीक है। यानी कि पूर्ण स्वराज, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण स्वराज, इसकी डिमांड को रखा गया था। जब तक हम अपना पूर्ण स्वराज अचीव नहीं कर लेते, कंप्लीट इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर लेते, तब तक ना हम खुद से बैठेंगे चैन से, ना हम उनको बैठने देंगे, ठीक है। इसी के दौरान क्या हुआ था, इसी के दौरान पहली बार इसी सेशन के अंदर यंगेस्ट लीडर, ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट कर लो यहाँ पर, ठीक है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट किया गया था, यानी कि इसके अध्यक्ष बनाए गए थे यंगेस्ट प्रेसिडेंट, ये कौन थे, पंडित नेहरू। हो गई कहानी क्लियर यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद 1930 के अंदर, अब हम बात करेंगे किसकी, 1930 के अंदर, तो जनवरी 1913 में, ठीक है, क्या हुआ था, जनवरी 1930, कांग्रेस सेशन, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, लाहौर में। यहीं पर ही कंप्लीट इंडिपेंडेंसी की डिमांड की गई थी, मतलब ऑथ टेकिंग ली गई थी कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंसी को अचीव करके रहेंगे, ठीक है। उसी के बाद यंगेस्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाए गए थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट पीटी नेहरू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, 1930 के अंदर भी 2 इंसिडेंट हुए थे, ठीक है। पहला क्या, पहला ये जनवरी 1930 के अंदर हमने फर्स्ट टाइम अपना इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, ठीक है। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, इसीलिए इस दिन को, इस स्पेशल डे को आज तक हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते आए हैं, ठीक है। इसी दौरान 1930 के अंदर ही, ठीक है, गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब ये सॉल्ट सत्याग्रह जो था, ये पार्ट था किसका, पार्ट था ये सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का, जो 1930 में स्टार्ट हुआ था। इसकी कहानी को जानते हैं क्या था। 1930 के अंदर, ठीक है,
12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। क्या था ये सॉल्ट मार्च? सॉल्ट पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स लगाया हुआ था, और सॉल्ट एक ऐसा हमारे फूड आइटम का एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, जो कि हर कोई इसको खरीदेगा, चाहे वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का, कुछ भी है, हर कोई नमक को यूज़ करेगा, और उसी नमक पर उन्होंने टैक्स लगा रखा था, ठीक है। अब ये बात इंडिया में किसी को पसंद नहीं थी, हर कोई इसको डिसलाइक करता था, हर कोई जो है सॉल्ट पर से उनकी मोनोपोली को हटवाना चाहता था। तो गांधी जी की टैक्टिकल विजडम यही कहती है, गांधी जी की सूझबूझ, दूरदर्शिता यही कहती है कि मैं किसी ऐसे मुद्दे को पकड़ूं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जितना बड़ा मूवमेंट होगा उतने ही मतलब जितने लोग इसे पार्टिसिपेट करेंगे मूवमेंट उतना ही बड़ा वो होगा। और ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होने की वजह से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी सिचुएशन को समझ करके कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा करेगी, है ना, कुछ ना कुछ तो उनकी बात मानेगी। तो गांधी जी ने यही सब सोच करके और सॉल्ट मार्च को क्या है स्टार्ट कर दिया। तो 12 मार्च 1930 को सॉल्ट मार्च गांधी जी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम साबरमती आश्रम से, ठीक है। और 72 फॉलोवर्स के साथ में, वॉलंटियर्स के साथ में गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। गांधी जी जिस गांव से, जिस गली गली से जाते थे उतनी ही भीड़ लोगों के सामने आती चली जाती। गांधी जी के पीछे पीछे बहुत सारी भीड़ जो है इकट्ठी होकर चलने लगी। लेकिन गांधी जी ने अभी तक ना वुमेन के पार्टिसिपेशन को अलाउ नहीं किया था। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, इनके कहने पर गांधी जी ने विमेन की पार्टिसिपेशन को भी अलाउ कर दिया। ठीक है, अलाउ कर दिया। अब मैन, विमेन, छोटे बड़े हर कोई जो है इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। इवन जो बहुत अच्छे एलिट फैमिली के लोग भी थे या फिर गरीब लोग भी थे, तो सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना, क्योंकि सभी सॉल्ट पर से उनकी मोनोपोली को ख़त्म करना चाहते थे, है ना। और आखिरकार 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं, ठीक है। गांधी जी दांडी पहुंच करके और उन्हीं की जो नमक बनाने की फैक्ट्री थी, उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सामने नमक बना करके और इस कानून को तोड़ देते हैं। नमक कैसे बनाया गया? जब गांधी जी अपने लोगों के साथ में वहाँ पर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, है ना। तो गांधी जी ने कहा कि हम सुबह देखेंगे, क्योंकि सॉल्टी वाटर जो है वो जब धूप निकलेगी तो उससे वेपर होगा और उससे नमक बनेगा। तो गांधी जी ने मॉर्निंग में क्या किया, जो वाटर होता है, सॉल्टी वाटर जो होता है, उसको छोटी सी क्यारियाँ बना करके उसमें स्प्रेड कर दिया। और जैसे इस पर धूप पड़ी, क्योंकि अप्रैल का महीना था, है ना, तो धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसमें क्या किया, पानी तो वेपर हो गया, वाटर वेपर होने के बाद नीचे नीचे नमक बन गया। तो इस तरीके से गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए, ये था पूरा का पूरा सॉल्ट सत्याग्रह, बारदोली और ये सब बताया मैंने अभी। ठीक है, यहाँ पर है ये आपका बारदोली सत्याग्रह मूवमेंट, और यहाँ पर है आपका कौन सा, यहाँ पर है एंटी साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। 1929 के अंदर कांग्रेस वाज हेल्ड एट द लाहौर एंड नेहरू वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट इन दिस सेशन। पूर्ण स्वराज, है ना, या कंप्लीट इंडिपेंडेंसी की डिमांड को रखा गया था। ठीक है, प्रोक्लेम किया गया था, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक डे ऑब्जर्व किया गया। पहली बार हमने अपने नेशनल फ्लैग के साथ अपनी इंडिपेंडेंसी को सेलिब्रेट किया। देखो यहाँ पर इस तरीके से गांधी जी ने नमक बनाया था। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं दांडी मार्च। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, गांधी जी जो हैं वो इसको स्टार्ट करने पर सभी तरह के लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे तो वो वर्कर्स थे, लॉयर थे, है ना, पीजेंट थे, वर्किंग क्लास थे, फैक्ट्री एंड इवन द इंडियन ऑफिसर इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्टेड इट एंड पार्टिसिपेटेड। ठीक है, उसके बाद गांधी जी का ये दांडी मार्च जो था, ये किसके लिए ज़्यादा माना जाता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, मतलब इसकी जो एक इम्पॉर्टेंस देखी गई थी या इसको याद रखा जाता है, तो वो किस तरह से याद रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। तो पहली बात, दांडी मार्च वॉज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एटलीस्ट, क्यों इतना ये इम्पॉर्टेंट था, पहली बार गांधी जी और पूरे इंडिया
पर पूरे वर्ल्ड की नज़र आकर रुक गई थी कि अब इंडिया के अंदर गांधी जी का अगला कदम क्या होगा। तो ये जो क्यूरियोसिटी थी, है ना, ये ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि ब्रिटेन के अंदर और बाकी अदर कंट्रीज़ के अंदर भी ये क्यूरियोसिटी बन गई थी, है ना। तो उसके बाद इट इज़ द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट इन विच द वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज रियली वेरी नोटेबल। कमला देवी चट्टोपाध्याय सोशलिस्ट लीडर थी, तो इनके कहने पर ये अलाउंस की गई। उसके बाद थर्ड जो इसका रीज़न देखा जाता है वो ये कि पहली बार उनको भी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये रियलाइज़ हुआ कि हमें इंडियन को कुछ पावर दे देनी चाहिए। तो इन 3 बातों की वजह से दांडी मार्च को याद रखा जाता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट को समझने से पहले आप बोलोगे कि मैडम इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बाद से भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, राइट। चलिए 1 सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, 1930 तक पहुंच गए थे। उसके बाद 1930 के अंदर, ठीक है, दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को। दांडी एंडेड, ठीक है। फिर उसके बाद जो लॉर्ड इरविन थे उस टाइम में, ठीक है, इंडिया के वॉइस रहते, तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी से बातचीत करके और सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और गांधी जी को ये लग भी नहीं रहा था कि मुझे सही सलामत मुझे दांडी तक पहुंचने दिया जाएगा, है ना। गांधी जी को हमेशा यही लगता रहता था कि अब कोई भी आएगा ब्रिटिश ऑफिसर मुझे अरेस्ट कर लेगा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके गांधी जी पहुँच गए थे। फिर उसके आने के बाद 1930 में वो क्या करते हैं, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। 1930 में वो लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन वर्सेस गांधी जी, इनके बीच में क्या होती है, बातचीत होती है। लॉर्ड इरविन कहते हैं यार आपस में बातचीत करके थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं ना, तो तुम बताओ तुम्हारी क्या डिमांड है। तो गांधी जी अपनी तरफ से 11 डिमांड्स रखते हैं। सॉल्ट पर से जो आपने टैक्स लगाया उसको हटा दिया जाए, है ना, टैक्स को कम किया जाए, पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज़ कर दिया जाए। तो इस तरीके से गांधी जी ने उनके सामने 11 डिमांड्स रखी। इरविन की डिमांड क्या थी, इरविन बहुत चालाक था, उसने कहा गांधी जी से कि तुम अपने इंडियन को बोलो कि वो हमारी तरफ से वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बच्चा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से लेकर के 45 तक चला था, है ना। सिचुएशन तो तभी बन गई थी, ठीक है। तो तुम अपने लोगों को बोलो कि वो हमारी तरफ से उसमें पार्टिसिपेट करें। तो गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, ठीक है, डन कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात जो है बाकी अदर पॉलिटिकल लीडर्स को चलती है तो वो नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि गांधी जी को ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी, है ना, हमसे पूछे बने, मीटिंग होनी चाहिए थी, डिस्कशन होना था, फिर कोई कंक्लूजन निकालता, तब जाकर के गांधी जी डन करते। लेकिन गांधी जी ने उन पर विश्वास किया कि ठीक है, इनका कहना था कि जैसे हम जीत करके वापस आएंगे तो हम तुम्हें पावर को हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है, हम तुम्हें धीरे धीरे वो जो तुम चाहते हो, तुम्हारी डिमांड है वो हम तुम्हारी पूरी कर देंगे। तो गांधी जी को लगा चलो ठीक है, इनको थोड़ा सा विश्वास करके देख लेते हैं। तो गांधी जी और अदर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, वो प्रिंसली स्टेट के राजाओं के पास जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, है ना, कि तुम अपने आर्मी को बोलो कि वो पार्टिसिपेट करें। यार एक बार जब खत्म हो जाएगा तो हमें अपना वो मिल जाएगा ना, अपने स्वराज मिल जाएगा, हमें अपना इंडिया वापस मिल जाएगा, है ना, और ये ब्रिटिशर्स हमेशा हमेशा के लिए वापस चले जाएंगे। तो इस तरीके से इंसिस्ट करके उनको मना लेते हैं, ठीक है। मनाने के बाद वो अपनी आर्मी को भेज देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो 1931 के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, राइट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है कितनी, 3 होती है। तो फर्स्ट जो थी वो हुई थी नवंबर 1930 में, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई उसमें पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से ये ख़त्म हो जाती, क्योंकि बातचीत जो होगी ना वो लंदन में होगी। ये सारी जो कॉन्फ्रेंसेस थी ये सारी कहाँ पर हेल्ड होनी थी, लंदन के अंदर होनी थी। तो इंडियन की तरफ से भी कोई जाना था और वहाँ पर सारी बैठ करके बातचीत होनी थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल के अंदर कांग्रेस की तरफ से कोई भी लीडर इसे पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जाता है, ठीक है। तो फिर ये फेल हो जाती है। सेकेंड हुई थी 1931 के अंदर। तो गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल में बुलाया गया था कि वहाँ पर
पर हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो गांधी जी जब वहाँ लंदन जाते हैं बातचीत करने के लिए, तो गांधी जी से कोई सवाल जवाब नहीं किए गए, है ना। गांधी से पूछा नहीं गया कि तुम क्या चाहते हो वगैरह वगैरह, सोच कर बहुत कुछ गए थे। अकॉर्डिंग टू एडवन की कमिटमेंट की कि तुम्हारी बातों को सुना जाएगा, लेकिन गांधी जी से कोई बात करते नहीं है। और गांधी जी जैसे गए थे कम बैक वापस वैसे कर जाते हैं, सेम, कोई बात नहीं कही, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, है ना। तो गांधी जी वापस आते हैं, ठीक है। तो गांधी जी की ये जाना ना जाना जो है वो फेल हो जाता है। इसी दौरान 1931 के अंदर ही, ठीक है, 1931 के अंदर ही जब गांधी जी वहाँ से वापस आते हैं तो देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी सेपरेट इलेक्शन की डिमांड रख दी है। वो भी सेपरेट इलेक्शन करवाना चाहते हैं अपने डिप्रेस क्लास लोगों के लिए। तो गांधी जी ने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। तो गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ ले लिया, यानी कि मैं जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी तब तक मैं जो है वो अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो गांधी जी की तबीयत बिगड़ते हुए देखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ठीक है एक बार उनसे बातचीत करना सही समझा। तो इसी बीच जो है गांधी जी से बातचीत होती है और गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, ठीक है। एक पैक्ट साइन होता है, इसको कहा जाता है पूना पैक्ट। किस किस के बीच में, डॉक्टर भीमराव, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्सेस महात्मा गांधी। ठीक है। फिर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिमांड करी रिजर्वेशन की, ठीक है, रिजर्वेशन की। किसके लिए, डिप्रेस क्लास लोगों के लिए, ठीक है, कि चलो ठीक है हम सेपरेट इलेक्शन नहीं करवाते, लेकिन अश्योरिटी दीजिए कि आप जो है डिप्रेस क्लास के लोगों को भी थोड़ी सी अब इंपॉर्टेंस दोगे। तो इंपॉर्टेंस कब दी जाएगी, जब इंश्योर करो कि इनको रिजर्वेशन दोगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है रिजर्वेशन करा लो, लेकिन इनके लिए सेपरेट इलेक्शन मत करवाइए, क्योंकि जब मेजॉरिटी से माइनॉरिटी अलग हो जाएगी तो माइनॉरिटी को कोई किसी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी बात मानो, मैं सही कह रहा हूँ, चलो रिजर्वेशन दे देते हैं। और इसी रिजर्वेशन के बिहाफ पर उनको गवर्नमेंट ऑफिस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह इनको 25% की जो है क्या करी गई, रिजर्वेशन दी गई। पहले ये कम थी, फिर बाद में ये ज़्यादा कर दी गई, ठीक है। उसके बाद 1931 तक आ गए। 1932 के अंदर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा लीडर था, ठीक है, जिसने कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। तब आंसर आ जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, 1932 के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर छोटे बड़े प्रोटेस्ट चल ही रहे थे, है ना। तो वहाँ पर इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है 1939 के अंदर, 1939 के अंदर कांग्रेस लीडर जो थे ना, उन्होंने, कुछ लीडर्स ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, रिज़ाइंड। क्यों रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने उनसे बगैर पूछे उनको कमिटमेंट दे दी थी। तो ये बात उनको सही नहीं लगेगी, जब अपने आप ही काम करना है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने रिज़ाइन दे दिया कि हम इस तरह से काम नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या करते हैं 1940 के अंदर, ठीक है, 1940 के अंदर क्या होता है, 1940 के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिया जाता है। यानी कि मुस्लिम लीग ने क्या किया कि हमें अलग से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग से हिस्से पर हमारी अपनी ऑटोनोमस चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी हो, मुस्लिम लोग हो और उसकी सरकार हम हो। इस तरह की डिमांड जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स के सामने कर दी थी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिया 1940 के अंदर, है ना, 23 मार्च 1940 के अंदर, ठीक है, 23 मार्च 1940 के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिया जाता है कि हमें एक सेपरेट अलग से नेशन चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब गांधी जी ने 1942 के अंदर, है ना, क्योंकि अब सिचुएशन वो आ चुकी थी कि अब बहुत एक्सट्रीम हो चुका था, किसी तरीके से भी ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे करके उनको पावर तो दे दी थी, लेकिन दो पावर को उन्होंने अपने हाथ में रखा था, ठीक है, दो पावर को उन्होंने अपने हाथ में रखा था। पावर क्या थी, पावर ये थी, पहली पावर ये थी कि जो आर्मी का जो चीफ कमांडर होगा, है ना, वो कौन होगा, वो ब्रिटिशर्स होगा, कोई भी इंडियन उसमें से नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये था कि अगर मान लो कि हमने आपको इंडिपेंडेंस दे दी, तो जो हम यहाँ पर किसी को अध्यक्ष बनाएंगे किसी का, तो वो सिर्फ हमारे अंडर में काम करेगी,
है ना। तो ये 2 पावर अपने पास में रखी थी, बाकी सारी पावर उन्होंने धीरे धीरे करके इंडियन को दे दी थी, ठीक है। लेकिन इंडियन इससे नाखुश थे, ठीक है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है 1942 के अंदर जब पाकिस्तान अलग से नेशन करने की डिमांड रखी गई, तो 1942 के अंदर क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ था? क्रिप्स मिशन आता है कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस और जो ब्रिटिश के बीच में ये जो तानाकशी चल रही है, ये जो मनमुटाव चल रहा है, इसको सॉल्यूशन मतलब देने के लिए, है ना। तो ये क्या करते हैं, क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन ये फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान जो अलग डिमांड कर रहे थे, मुस्लिम लीग कर रहे थे कि हमें इंडिया के अंदर जो भी मतलब इंडिया को जब फ्री कराया जाएगा तो ठीक है, जब वो फ्री होगा तो होगा, लेकिन पावर का 50-50% डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना। जितनी पावर आप कांग्रेस को दे रहे हो उतनी ही पावर आप हमें दे दीजिए, है ना। अब पावर ज़्यादा 50% कैसे मिल सकती थी, क्योंकि वो तो माइनॉरिटी पर थे, हैंडफुल थे, और कांग्रेस पार्टी जो थी वो ज़्यादा थी या फिर हिंदू ज़्यादा थे, तो 50-50% तो यहाँ पर हो नहीं सकता है। तो ये जो है वो फेल हो जाता है, यानी कि बातचीत का जो सिलसिला था वो फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई किसी ने बात किसी की नहीं मानी। एट लास्ट क्या होता है, इसी के दौरान गांधी जी ने 1942 के अंदर ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च कर दिया। और इसी क्विट इंडिया के अंदर उन्होंने डू एंड डाई का क्या दिया था, स्लोगन दिया था, करो या मरो। यानी कि इंडियंस को बोला गया था कि देखो यही वो टाइम है, या तो तुम इसमें पार्टिसिपेट कर लो और नहीं करोगे तो तुम फिर आज़ादी की जो एक तुम इमेजिनेशन कर रहे हो ना कि हम आज़ाद हो जाएंगे, ये करेंगे वो करें, तो ये सपना भूल जाओ, फिर तुम आज़ाद नहीं होगे। अगर तुम्हें आज़ादी पाने के लिए मरना भी पड़े ना तो मर जाओ। तो डू और डाई का ये कंसेप्ट था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, गांधी जी को फौरन इसी के दौरान गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है फिर से, ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और 1944 के अंदर गांधी जी को रिलीज़ भी कर दिया जाता है, गांधी जी को रिलीज़ भी कर दिया जाता है। और आकर के वो क्या करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना से बात करते हैं, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना से बात करते हैं, ठीक है। तो जिन्ना ने बातचीत करवा, मतलब कोई ऐसा उनको जो रिजल्ट कि वो सोच रहे थे कि हाँ भाई मेरी बात मानी जाएगी और पाकिस्तान और इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इस तरह की बात मान करके और वो मेरी बात से एग्री हो जाएंगे। यानी कि तुम्हें अलग पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, बना लीजिए, अलग से इलेक्शन कराने करा लीजिए, हर बात तुम्हारी मानेंगे, लेकिन तुम 2 पार्टी मतलब 2 कंट्री को अलग अलग उसमें डिवाइड मत करो। तो गांधी जी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं बट नहीं समझते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 1946 के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे प्लान किया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे प्लान किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन डे होता है 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। इसमें पाकिस्तान को जो पाकिस्तान बनवाने के, अलग कंट्री बनाने के फेवर में है, तो फटाफट से आकर के और अपना फेवर दो, सपोर्ट करो, वोट डालो। अब हिंदू मुस्लिम के झगड़े इस दौरान इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे को मारने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1946 के अंदर ये सारी डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह सब हो रहा था, ठीक है, हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है कि 1946 के अंदर ही कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है। अब ये कैबिनेट मिशन क्या था 1946 के अंदर, कैबिनेट मिशन आता है कि हम क्या करते हैं, फिर से एक समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक आखिरी बार इन तीनों में पैचअप कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है कि मतलब हम इंडिया के अंदर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट देखना चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद क्या एश्योरिटी कि तुम कंट्री को अच्छी तरह से चला पाओगे, है ना, या जो पावर हम तुम्हें दे रहे हैं उसको तुम अच्छे से होल्ड कर पाओगे। ये मतलब इस बात का ये मुद्दा ये निकलता है, मतलब रिजल्ट ये निकलता है या कंसिक्वेंसेस ये निकलते हैं कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी और जो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, है ना, किस तरीके से वो काम करेगी, है ना। तो इस बात को लेकर के कैबिनेट मिशन आता है। लेकिन कैबिनेट मिशन में यहाँ पर 3 पार्टी बनाई जाती हैं। 3 पार्टी कौन सी, मुस्लिम लीग हो गई और कांग्रेस हो गई और एक ब्रिटिशर्स हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पर जो 50-50% जो उसमें आया था आपका क्रिप्स मिशन में, फिर से वही मुद्दा उठता है कि हमें 50% की पार्टिसिपेशन दी जाए पावर के अंदर, फिर से वो बात बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है वो ब्रिटिश के ये जो कैबिनेट मिशन था, ठीक है, इसकी कुछ बातों को मुस्लिम लीग भी मान लेती है और यहाँ पर कांग्रेस भी मान लेती है, डन कर देते हैं। लेकिन जैसा प्लान किया गया था, जैसे उनको बात बताई गई थी, काम बताए गए थे, पावर जो दी गई थी, धीरे धीरे कुछ टाइम तक तो वो ठीक ठाक से चलती है, लेकिन फिर से ये वही सब रूटीन में आ जाता है। तो ये पावर होगी फ्लॉ, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग को अपनी हर तरीके से अपनी ऑटोनॉमस चाहिए थी, अलग से पाकिस्तान बनाना था। तो इसके चक्कर में वो अब
तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो पहले कैबिनेट मिशन आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एक्शन डे किया जाता है। ठीक है, पहले कैबिनेट मिशन आता है, जब ये कैबिनेट मिशन फेल हो जाता है या इसकी बात नहीं मानी जाती है, फिर ये डायरेक्ट एक्शन डे प्लान किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर हिंदू मुस्लिम की जो झगड़ा था, ठीक है, रियॉट जो थे हिंदू मुस्लिम बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, और हर जगह मारना पीटना ये करना वो करना है ना, ये सब चल रहा था। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये हुई कि इसी दौरान जब 42 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा था, तो इसी के दौरान क्या होता है, इसी के दौरान लाखों लोग जब पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो अब उनको भी रियलाइज़ होने लगा था कि अब टाइम आ गया है, अब हमें इंडिया छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट द मास मूवमेंट बॉट इट्स into its ambit hundreds of the thousand ordinary citizen youth and left their college and jail। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो यंग लीडर्स थे, है ना, जो बच्चे थे, है ना, उन्होंने कॉलेज स्कूल वगैरह जाना सब बंद कर दिया था। ड्यूरिंग द टाइम कांग्रेस लीडर वर इन जेल। जिन्ना, जब कांग्रेस लीडर इसी दौरान जेल में थे, तो जिन्ना अपनी पावर को मजबूत कर रहे थे। कहाँ पर, पंजाब और सिंध के अंदर, जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम लोग रहा करते थे, तो वहाँ से उनका सपोर्ट बटोर रहे थे कि हम अलग से पाकिस्तान बनाएंगे। तो जून 1944 के अंदर गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है। लेटर ही हेल्ड द सीरीज ऑफ द मीटिंग ऑफ द जिन्ना सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस। बहुत मीटिंग करते हैं बट ऑल इन वेन, सब बेकार चला जाता है, कोई बात नहीं मानी जाती है। फिर उसके बाद 15 अगस्त 1914 के अंदर, है ना, 1947 के अंदर, तो 14 अगस्त को क्या होता है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मतलब दोनों को फ्रीडम दे दी जाती है। ठीक है, और हमेशा हमेशा के लिए ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी जब ये बात सुनी कि हम आज़ाद हो गए हैं, है ना, आज़ाद हो गए हैं, और इस आज़ादी का सेलिब्रेशन जो है हर कोई अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहा था। गांधी जी का अपना तरीका था। तो गांधी जी जिस टाइम हमारा इंडिया फ्री हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो गांधी जी दिल्ली के अंदर नहीं थे, कहाँ थे, कलकत्ता में थे। तो वहाँ कलकत्ता क्या कर रहे थे, कलकत्ता में जो कलकत्ता किलिंग चल रही थी, यानी कि जो दंगे फसाद हो रहे थे हिंदू मुस्लिम के, वहाँ पर थे गांधी जी, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और गांधी जी ने अपना ये जो सेलिब्रेशन का तरीका था, ये फास्ट रख करके मनाया कि मैं 24 घंटे का फास्ट रखूंगा और मेरा ये सेलिब्रेशन करने का अपना एक तरीका है ना। और गांधी जी जो हैं उन्होंने 24 आवर का फास्ट रखा और इस तरीके से सेलिब्रेट किया। द मंथ ऑफ द सितंबर एंड अक्टूबर वेंट टू अराउंड द हॉस्पिटल। अब गांधी जी जो है इस झगड़े वगैरह को, इस रियॉट्स को, दंगे फसाद को जो है ख़त्म करने के लिए लोगों से मिलते हैं, हॉस्पिटल्स जाते हैं, रिफ्यूजी कैंप्स जाते हैं ना, बहुत जगह जाते हैं, लोगों को सांत्वना देते हैं और समझाते हैं हिंदू मुस्लिम को कि भाई तुम पिछली दुश्मनी भूल जाओ और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करो, ये वो करके। अब ये जब समझा रहे थे लोगों को, चाहे वो मुस्लिम थे वो हिंदू थे, है ना, तो लोगों को जब समझा रहे थे तो कुछ को लग रहा था, कुछ हिंदुओं को लग रहा था कि गांधी जी मुस्लिम्स का फेवर कर रहे हैं। और इन्हीं हिंदुओं में से एक था नाथूराम गोडसे, जिसको ये लगा कि गांधी जी मुस्लिम्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम्स के फेवर में हैं। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने 30 जनवरी 1940 को, है ना, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार देते हैं, ठीक है, और गांधी जी को शॉर्ट कर देते हैं, है ना। तो इन द मंथ ऑफ द सितंबर अक्टूबर गांधी जी वेंट अराउंड द हॉस्पिटल रिफ्यूजी कैंप्स गिविंग द कंसोलेशन ऑफ टू द पीपल। ही अपील टू सिख एंड द हिंदू मुस्लिम टू फॉरगेट द। तो ये कहते हैं कि पास्ट को भूल जाओ और एक नए सिरे से, कोऑपरेशन से, पीस से और फ्रेंडशिप से अपनी ज़िंदगी को शुरू करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। मैंने कहा ना कि नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, गांधी जी सुबह डेली जब जाया करते थे, मंदिर जाया करते थे, भगवान के दर्शन वगैरह करके जब बाहर आते थे तो बहुत सारे लोग उनके दर्शन के लिए लाइन में खड़े होते थे। उन्हीं भीड़ के बीच में नाथूराम गोडसे भी था, जिनको ये लगता था कि गांधी जी मुस्लिम को फेवर कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और गांधी जी को बहुत सारी गोलियां लगा दी, 7-8 गोलियां लगा दी। तो गांधी जी जो है ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और उनके लास्ट वर्डिंग क्या थे, हे राम करके थे। गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर्स के बारे, पॉलिटिकल करियर के बारे में हमें कहाँ से कैसे कैसे पता चलता है। तो नोइंग अबाउट द महात्मा गांधी, देयर आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच हिस्ट्री द नेशनल मूवमेंट एंड द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड। और ये जो रिसोर्सेज हमारे हाथ लगे, इसी से ही हम गांधी जी के बारे में इतना कुछ जान पाए, है ना। उनकी राइटिंग से, स्पीच से, महात्मा गांधी एंड हिज कंटेम्पररीज वर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द नोइंग द इवेंट्स, ठीक है। अब आपको ये बताना है गांधी जी की
गांधी जी के साथ में एक पर्सन रहा करते थे, है ना, उनका नाम लिखकर बताना है, जो हर वक्त एक शैडो की तरह गांधी जी के साथ रहते थे। तो गांधी जी की हर बात को वो ना अपनी बुक पे लिख रहे थे, तो वो बुक हमारे हाथ लगी और गांधी जी के हमें पर्सनल और उनकी जो एक ऑफिशियल लाइफ थी, तो इस तरीके से गांधी जी के बारे में हमें पता चला। तो उन पर्सन का नाम आपको लिखकर बताना है। देयर इज अ डिफरेंट स्पीच एंड मीट फॉर द पब्लिक प्राइवेट, चाहे वो लेटर्स प्राइवेट थे या पर्सनल थे, तो सभी में ही गांधी जी के इन लेटर से देश प्रेम की भावना छलकती थी कि वो जब अपने पर्सनल लेटर भी लिखते थे अपनी फैमिली को, तो उसमें भी देश के बारे में लिखा करते थे ना। तो इन्हीं सब वजह से गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में पता चला और हमें ये सोचने पर मजबूर किया गांधी जी अपने देश के लिए कितना कुछ सोचते थे और उन्होंने कितना कुछ काम किया अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, आई होप आपको सारा चैप्टर बहुत 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 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। और अच्छे से क्लियर हो गया तो फटाफट से क्या करना है, आपको एक काम करना है। बच्चा देखो, आपने चैप्टर तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए और एक अच्छी से रिवीजन ले जाने के लिए लास्ट मोमेंट पर आप प्रतिज्ञा बैच को एनरोल कर सकते हो। तो कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, या फिर आपको जीटी लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है, तो सभी के लिए ये एनरोल करना है। कूपन कोड लगाना है जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y489। अब आप इस कूपन कोड को कैसे लगाओगे, देखो बीच में छोड़कर जाओगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बाद में जो है वो प्रॉब्लम करेंगी, इसलिए ध्यान से देख लो। 2 मिनट और लगेगी आपको। क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद ये देखो बच्चा, हजारों बच्चों ने एनरोल कर लिया है इसके अंदर, और लास्ट मोमेंट पर जो बच्चा एक अच्छी रिवीजन लेकर जाएगा, मार्क्स वही अच्छे पाएगा। इसलिए ड्रीम यूनिवर्सिटी के सपने को पूरा करने के लिए आपको इस बार अच्छी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस रिड्यूस हो गया, लेकिन कट ऑफ जाएगी इसमें हाई ज़्यादा, है ना। तो हाई कट ऑफ में आपका भी नाम आएगा, और हाई कट ऑफ में सबसे अच्छे मार्क्स लेने वाले भी आप होंगे। लेकिन ये आएंगे कैसे, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस मीन्स बैंक परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, यूजी पे क्लिक करना है, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, ठीक है, जो भी हैं आप, तो वहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए ऑल कोर्सेज यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, तो यहाँ पर देखिए, है ना। तो ये है आपका, ये रहा ऑनलाइन, यूजी पे क्लिक करना है। यूजी पे क्लिक करने के बाद CUET का क्रैश कोर्स यहाँ पर क्लिक करना है। ये रहा आपका प्रतिज्ञा साइंस डोमेन, कॉमर्स और आर्ट्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी कितने का है ये, 3999 का, लेकिन जब आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे Y489 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, Y489, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ये लीजिए, अप्लाई करते ही ये आपका कितने का रह गया, 2799 का। क्लियर हो गया। तो जल्दी से जाओ, एनरोल करो और मेरे साथ अपनी हिस्ट्री में 250 आउट ऑफ 250 लेने का सपना पूरा कीजिए, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।